नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत है आईएएस लाइफस्टाइल एकेडमी डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जहाँ पे जो भी बच्चे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम डेली बेस पे द हिंदू का हिंदी में एनालिसिस देखते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं संडे के साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में। यहाँ पे पहला जो एडिटोरियल है वो दिया गया है वैक्सीन को लेकर। ठीक है, जैसे बात ये की गई है कि वैक्सीन जैसे ये आएगी तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो प्रायोरिटी ग्रुप प्रिपेयर किए हैं, जिसमें सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर है, डॉक्टर, नर्सिस, आशा वर्कर, ठीक है, और जो फ्रंट वर्कर है, ठीक है, फ्रंट लाइन वर्कर है, यानी पुलिस, आर्म फोर्सेस, उनको, यानी जो भी आम जनता है, आप और मैं, ठीक है, उनकी बारी आखिरी में आएगी। दूसरा यहाँ पे एक फोकस किया गया है वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन से पहले बात की गई है कि उसका लार्ज स्केल प्रोडक्शन कैसे होगा। पर जिस प्रकार से लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा फिर बारी आई डिस्ट्रीब्यूशन की। तो डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर की इफेक्ट होगी वैक्सीन पे। क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसके लिए क्या काम करे वो भी मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे वैक्सीन का आपको पता होगा, वैक्सीन को जिस टेम्परेचर में रखना चाहिए उसी टेम्परेचर में यदि ना रखा जाए, ठीक है, तो वैक्सीन के अंदर जो अपना कंटेंट रहता है, ठीक है, वो डिग्रेड हो जाएगा, तो वो वैक्सीन काम ही नहीं करेगी। ठीक है, उसको हम कोरोना को रोकने के लिए काम करेंगे, हो सके वो कंटामिनेट हो जाए और उससे ही कोरोना हो जाए। ठीक है, तो उसको एक कोल्ड चेन प्रोवाइड करना जरूरी है। इसके लिए क्या किया जाएगा भारत के द्वारा, यहाँ पे मेंशन है अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा। दूसरी चीज, एक इसका दूसरा भी हो सकता है कि हम एक टेम्परेचर सेंसिटिव के अलावा एक वैक्सीन डेवलप करें जिसपे टेम्परेचर की कोई इफेक्ट ना हो, ताकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन में टेम्परेचर मेंटेन ना करना पड़े। सिंपली समझिए, आपके घर में जो भी कोई डायबिटिक के इंसुलिन के इंजेक्शन लेता होगा, ठीक है, मान लो वैक्सीन है, तो आपको पता होगा उसको फ्रीज में रखना है, ठीक है, फ्रीजर में रखना है ताकि वो ठंडा रहे। यदि वो सनलाइट में आ गया या गर्म हो गया या रूम टेम्परेचर में आ गया तो वो काम करना छोड़ देगा। उसी प्रकार से यहाँ पे बताया गया है ऐसी वैक्सीन बनानी चाहिए जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ने बनाई है, जिसके ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट होता नहीं है। इससे क्या होगा, मेंटेनेंस में ज्यादा रख रखाव करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। यहाँ पे मेनली जो बेस है कि वैक्सीन बन जाने के बाद, मार्क्स के प्रोडक्शन होने के बाद, सबसे बड़ी चैलेंज है कि उसको नीडी इंसान के पास पहुंचाना, यानी एक कंट्री से दूसरी कंट्री, वहां पे फिर स्टेट, सिटी और गांव। ठीक है, यानी ये चैलेंजिंग काम होगा। तो इसमें जितने भी हेल्थ वर्कर है उसका कार्य महत्वपूर्ण होगा। हमने देखा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर इतना बताया गया था कि किस प्रकार से हम कोरोना वैक्सीन की ऑनलाइन डेटा रख सकते हैं, कहाँ पे कितनी वैक्सीन है, किसको चाहिए, कब पहुंचेगी। यहाँ पे ये भी इंफॉर्मेशन बताई गई है, वैक्सीन के 2 डोज देनी होगी, 2 खुराक देनी होगी। ठीक है, तो उसके लिए भी पहले से मेंटेनेंस करके चलना होगा। फिर यहाँ पे बताई गई है पॉजिटिव अफेक्ट के बारे में। क्या है समझ लीजिए कि जो भी एज के साथ जो ज्यादा हैप्पी रहते हैं, ज्यादा चीयरफुल रहते हैं, ठीक है, अपने आप को अच्छे से ट्रीट करते हैं, खुश रहते हैं, तो उनकी मेमोरी पे असर होता है और उनकी जो याद करने की पावर है वो अच्छी होती है। ठीक है, ये मेनली ह्यूमन साइंस है कि यदि आप दिमाग को प्रफुल्लित रखते हो, आप हंसते रहते हो और पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो, ठीक है, पढ़ते रहते हो, तो उससे मेमोरी पावर इंप्रूव होती है, क्योंकि आप रेगुलरली उसको जो चाहिए वो आप उसको प्रोवाइड कर रहे हो। इसके अलावा एक्सरसाइज, योगा, ये भी, इससे भी आप अपनी जो पावर है उसको आप एनहांस कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है, कुछ लॉजिक साइंस है नहीं। दूसरा, यहाँ पे एक मम्मी मिला है, ठीक है, मम्मी यानी कंकाल। वो पूरा जो अपना इजिप्ट पिरामिड वाला जो मम्मी है वो नहीं, कंकाल मिले हैं। कंकाल का वो लेडी कंकाल है, तो उसको नाम दिया गया है लेडी ऑफ पितकुआ। ठीक है, तो आप में से जिस भी स्टूडेंट का एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके लिए महत्वपूर्ण है। बाकी स्टूडेंट के लिए प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि करंट में लेडी बेटकुआ करके चर्चा में थी टर्म, ये क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया से एक कंकाल मिला है, कंकाल लेडी का है, ठीक है, इसलिए उसका नाम लेडी ऑफ बेतकुआ है। ठीक है, इससे क्या पता चलेगा, जो प्री हिस्टोरिक एरा है उस एरा में कैसे वहां पे लोग रहते थे, क्या खाते थे, ठीक है, उस सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्राप्त होगी। जैसे ही इसकी डिटेल पब्लिश होगी अपने पास आ जाएगी। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो टॉपिक बेस्ड है जो लद्दाख का गया लेक है उसके बारे में। कहाँ पे लोकेटेड है, लद्दाख में। ये आप गया लेक देख लेना। ठीक है, जो भी करंट अफेयर में कोई जियोग्राफिकल लोकेशन की डिस्कशन होते हैं वो महत्वपूर्ण होती है, और जब कभी भी कोई टॉपिक क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट हो, ग्लोबल वार्मिंग पे डिपेंडेंट हो, तो उस टॉपिक की महत्व अपने आप में खूब बढ़ जाती है। पूरा क्या है मैं आपको इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, बाद में आप इजी से समझ जाएंगे। तो आपको पता होगा सियाचिन ग्लेशियर है, वहां पे पूरी जो अपने जितने भी पर्वत है, ठीक है, जितनी भी रेंज है, माउंटेन रेंज है, और पूरी बर्फ से ढकी हुई है। ठीक है,
और आपको इतना पता होगा कि मान लो ये पूरा ग्लेशियर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यदि यहाँ से बर्फ पिघलती है तो उसका पानी यहाँ पे इकट्ठा होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बनाएगा, एक आगे जाके पानी फ्लो बनाएगा, जो भी मोमेंटम होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे होता क्या था, पहले यहाँ पे इस एरा में पानी इकट्ठा होता रहता था, ठीक है। और ये लेक था। अभी क्या हुआ, सडनली इतना बर्फ मेल्ट हुआ कि पानी एक साथ यहाँ पे आ गया, तो ये पानी ओवरफ्लो हो गया। ओवरफ्लो होके आसपास के एरिया में चला गया। तो वहां पे क्या कंडीशन होगी, वहां पे फ्लडिंग की कंडीशन हो गई, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, वो है इतनी जल्दी बर्फ पिघली क्यों, इतना पानी आया क्यों क्यों इसका सीधा सीधा करेक्शन है ग्लोबल वार्मिंग के साथ, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से क्या हुआ, जो बर्फ की मेल्टिंग थी, ठीक है, वो बढ़ गई। और अचानक से जो पानी ज्यादा था, ठीक है, वो बढ़ गया। और उससे वो पानी उस एरिया में से बाहर चला गया, जैसे हम हैदराबाद वाला जो टॉपिक डिस्कस किए थे उसी प्रकार से। तो पानी चला गया गांव में, गांव में फ्लडिंग की कंडीशन हो गई। तो ऑलरेडी इसके और भी क्या हो सकते हैं, तो हमने देखा है कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगी, बर्फ पिघलेगी तो सी लेवल राइज होगा, सी लेवल राइज होगा, जो कोस्टल एरिया है वो पानी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। वहां पे जो लोग रहते थे वो समस्या होगी, ठीक है। यानी पूरा जो क्लाइमेट है वही चेंज हो जाएगा। ये आपको दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, जीएस पेपर 1 में, जियोग्राफी में भी, और क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये आपको एनवायरमेंट में भी जीएस पेपर 3 में पूछ सकते हैं। महत्वपूर्ण है, स्किप मत कीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। जो मेन चीज चाहिए वो मैंने आपको बता दी है। और ये जो आप देख रहे हैं वो जो रेंज होती है उसके बीच में जहां सबसे ज्यादा पानी इकट्ठा होता है वहां से आगे जाएगी, और ये भी, ये पानी अपने अगल बगल की बर्फ को भी पिघलाने का काम करेगी। दूसरा यहाँ पे माइंड की कैपेसिटी के अनुसार, ठीक है, वर्किंग जो अपना सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ह्यूमंस का, मैमल्स का, उसका कंपैरिजन किया गया है बर्ड के साथ, और बताया गया है कि इनकी भी इतनी ही शक्ति होती है रिमेम्बर पावर की जितनी की ह्यूमंस की होती है। यानी वो अपना फेस है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हालांकि हमको तो एक ही सब सेम ही लगते हैं, लेकिन वो अपना फेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो सकता होगा इसके बगल में और कोई कौवा बैठा होता, तो एक कौवा दूसरे से बोलता हा रामू, तो ये बताता हा शामू, बताओ ना, ऐसा। लेकिन एक स्टडी और भी आई है कि इनके अंदर पेलियम होता है, ठीक है। हमारे में जैसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है जिसके वजह से ब्रेन की जो हम पावर है वो डिस्कस करते हैं, उसी प्रकार से वर्ड में होता है पेलियम, ठीक है। दूसरा यहाँ पे दिया गया है मायोपिया के ऊपर। मायोपिया क्या है, एक आई का, आप उसको डिजीज बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे हम इसको ज्यादा ट्रीट नहीं करते एज अ पेंडेमिक, लेकिन यहाँ पे ऐसी कंडीशन बताई गई है साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, ठीक है। तो डिस्कस कर लेते हैं मायोपिया के ऊपर क्या है, पूरा चीज आपको पता चल जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा। यानी सनलाइट कम है, ठीक है, और स्लीप और लाइफस्टाइल, ठीक है, प्रॉपर नहीं है, तो मायोपिया होने के चांसेस हो सकते हैं। इसके अलावा भी कोई जो रीजन जिम्मेदार है वो है जीन। यानी आप इतना समझ सकते हैं, यदि माता पिता को मायोपिया है या दादा दादी को है, तो उसके बच्चे और उसके बच्चे को होने के चांसेस है, जीन वाला है। इसमें क्या होता है, आईबॉल है वो बड़ा हो जाता है, लॉन्गर हो जाता है। समझिए अब ध्यान से, मैं यदि आपसे कहूँ, ठीक है, कि ये अपनी आंख है, तो आपको मान लेना है ये आंख है, ठीक है, भले आपको लगे ना कि आंख है। ये आंख है, गोल है, ठीक है। और ये अपनी रेटिना है, लेंस है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, मान लीजिए। मेरा इससे ज्यादा अच्छा बेहतरीन चित्र काम नहीं हो सकता। तो नॉर्मली क्या होता है, मान लो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से पिक्चर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। मान लो अपना सेंसर यहाँ पे, तो ये यहाँ से फोकस होके यहाँ पे होती है, नॉर्मल कंडीशन है जहाँ पे हमको दिखता है। इसमें क्या हो जाता है, ये जो एरा है वो बढ़ जाता है, लॉन्गर हो जाता है, ठीक है, मायोपिया में। तो क्या होता है, ये पिक्चर जो यहाँ बन रही थी और साफ दिख रही थी, ये अभी आगे बन रही है, ठीक है। यानी जो दूर का रहेगा, पास का साफ साफ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पास का होगा वो साफ साफ दिखेगा, लेकिन जो दूर का है वो साफ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब जहाँ पे पड़ना चाहिए वहां पे नहीं पड़ रहा है और उसके आगे पड़ रहा है। इससे क्या होगा, आप जैसे ही इसके स्पेक्ट्रल बना लेंगे, ठीक है, चश्मे बना लेंगे, तो वो जो दूर का नहीं दिख रहा है वो दिखने लगेगा, पास का तो दिख ही रहा है। इसके लिए आप दूर का चश्मा बनवा लोगे तो ये जो यहाँ पे फोकस होने लगेगा तो दिखने लगेगा, ठीक है। ये मायोपिया है, इसको कहा किया जा रहा है कि भाई इसकी भी ऐसी कंडीशन है कि हो सके कि आने वाले फ्यूचर में सभी बच्चे जिनके जिनके इसे है तो उनको मायोपिया होने के चांसेस है। तो इसके लिए हमें कार्य करना चाहिए। इस इसके लिए महत्वपूर्ण है, ज्यादा इसमें आपको मेडिकल साइंस वाली साइंस लगानी नहीं है। फिर डिस्कशन करते हैं फ्रंट न्यूज पे। तो सब जगह पे छाए हुए हैं अमेरिका इलेक्शन के विनर, ठीक है।
जोए बिडेन और कमला हैरिस, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट। तो वो इन्फॉर्मेशन कोई छुपी नहीं है। अभी यहाँ पे हमारे इसरो के द्वारा जो सतीश धवन स्पेस स्टेशन है, ठीक है, वहां से सैटेलाइट छोड़ा गया जिसमें EOS-01 अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 01 और इसके अलावा दूसरे कंट्री के 9 उपग्रह छोड़े गए सफलतापूर्वक, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है वो मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इसमें PSLV का इस्तेमाल हुआ था, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का इस्तेमाल हुआ था। ये टॉपिक आएगा GS पेपर 3 में, साइंस इनटेक में। तो इससे पहले EOS-01 से पहले हम इसी प्रकार के जो कि रडार वाला जो है, ठीक है, रडार सैटेलाइट इमेजिंग है, उसमें 2 हम सैटेलाइट छोड़ चुके हैं। ये तीसरा है जिसका नाम दिया है EOS-1 यानी अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट 01, ठीक है। इसके बाद हम जितने भी सैटेलाइट छोड़ेंगे उसका नाम होगा EOS-02, EOS-03। काम क्या रहेगा? ये हमें क्लियर पिक्चर देंगे, रडार सेंसर ये सैटेलाइट होंगे, यानी हमें मौसम के क्लियर पिक्चर देंगे और हमें यानी साइक्लोन है कि नहीं, फिर हमने डिजास्टर में काम आएगा जो विंड है, ठीक है, और जैसे सुनामी आ रही है कि नहीं आ रही, वो सारी इन्फॉर्मेशन, सटीक इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। एडवांस टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है। ना तो इसमें सनलाइट की कोई इफेक्ट आएगी, ठीक है, एरर नहीं आ सकती है। दूसरा है कि वहां पे जो क्लाउड होते हैं उसकी भी कोई इफेक्ट आएगी नहीं, ये क्लियर साफ साफ रिजल्ट देंगे। तो इसके पहले जो 2 सैटेलाइट छोड़े गए थे इसी क्रम में, उसके नाम क्या है वो आपको बताना है। और दूसरा, हम जो गगनयान भेजने वाले वो कब भेजने वाले वो आपको वीडियो की कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, ठीक है। तो साइंस इन टेक में आज के लिए इतना ही। और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ में आऊंगा। याद रखिए जो काम का इन्फॉर्मेशन है वही पढ़ना है। मैं टाइम पास या ज्यादा टाइम लेने के पक्ष में नहीं रहता हूँ, ठीक है। वो आप मेरे डेली करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जितना जरूरी है उतना करो, ठीक है, ना तो ज्यादा ना तो कम। तो आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप नए हैं चैनल में तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा और ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।